बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर। कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की तहरीक मंजूर कर ली। ख़ुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी, जिसमें कानून के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कानून के मुताबिक अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आता है तो उसकी मुकम्मल समाअत के दौरान वो जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन के तौर पर शामिल नहीं हो सकते। आइनी माहिरीन का कहना है पार्लिमान की जानिब से भेजे गए रेफरेंस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज को तहरीर किया जाएगा, जिसमें उनसे ये कहा जाएगा कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कायम मकाम सरबराह के तौर पर काउंसिल का इजलास बुलाएं और रेफरेंस पर कार्रवाई करें। हालात व वाक़यात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मुतवक्के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब करेंगे और पार्लिमान के भेजे गए ख़त के जवाब पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का इजलास तलब करेंगे और उसमें रेफरेंस पर गौर होगा। पार्लिमान की ख़ुसूसी कमेटी हक़ाइक़ और वाक़यात के पेश नज़र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जल्द ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने वाली है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ अदवार के दौरान जिस तरह के फ़ैसले आए और जिस तरह के रिमार्क्स आए और जिस तरह के आर्डर्स जारी किए गए, उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुजव्वज़ा रेफरेंस और उसके बाद होने वाली समाअत एक सरप्राइज़ होगा और इससे यकीनन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद उनकी ज़मानत के मामले पर समाअत के दौरान दिए गए रिमार्क्स के मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि मुल्क भर में न सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर बाज़गश्त सुनाई दे रही है, बल्कि पार्लिमान के मुश्तरका ऐवान में भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दी और अरकान ने खुलकर उन पर तनकीद की और उनसे ये मुतालबा किया कि आइंदा किसी भी मुल्ज़िम और मुजरिम के लिए ऐसा ही इस्तक़बालिया जुमले दोहराए जाएँ। बाज़ अरकान ने यह भी सवाल किया कि चीफ जस्टिस साहब, आपने इससे पहले नैब से गिरफ़्तार लोगों के लिए आपने कोई ऐसा जुमला कहा जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया, जब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को चांद रात को अस्पताल से गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया, तो आपकी जानिब से ऐसे कोई ना नोटिस लिया गया और ना ही कोई ऐसे किसी मुल्ज़िम के लिए रिमार्क्स आए। चुनाचे अरकान ने खुलकर तनकीद की और उस पर चीफ जस्टिस ने आज बड़ी वजाहतें पेश की और कहा कि मैं तो हर मुल्ज़िम के साथ इस तरह इस्तक़बालिया जुमले कहता हूँ। इसी तरह का जुमला आज उन्होंने एक वकील को देखकर भी कहा और कि आपको देखकर मुझे खुशी हुई। शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने उस बयान को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान के लिए जुमले कहे थे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तहकीकात और तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। मुल्क के तमाम सूबों में सरकारी अमलाक, सरकारी और हसास इदारों की तनसीबात और उनके दफातर और घरों पर हमलों के मुल्ज़मान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से भिजवाए गए नामों में से अब तक 84 लोगों की शनाख्त हो चुकी है जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और मज़ीद छानबीन और तहकीकात का दायरा वसी है। गुज़िश्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहा गया कि इस तरह की तनसीबात, हसास इंस्टॉलेशन और घरों और दफातर पर हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे तहम्मुल और सब्र की इंतहा हो चुकी। इस तरह के हमलों में तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और
سرکاری حساس تنصیبات پر حملوں میں ملوث ملزمان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج اور عسکری اداروں نے اور پاکستان کے مسلح اداروں نے اپنے بھرپور رد عمل کے ذریعے اس سازش کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح عسکری اداروں اور حساس اداروں کے اہلکاروں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ حملے اور توڑ پھوڑ ذاتی مقاصد اور سیاسی حصول کے لیے تھی، جنہیں دوبارہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور ان کے کیسز ان عدالتوں میں بھجوائے جائیں گے اور خصوصی فوجی عدالتیں ان مقدمات کا فیصلہ کریں گی، اور یہ خاص طور پر اہم ہے کہ ایسی عدالتوں کے مقدمات کے فیصلوں کو کسی سول کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ پاکستان دشمنوں اور ملک دشمنوں کے اس گھنونے کھیل کو منطقی انجام تک پہنچانے کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایسے حملوں میں ملوث افراد کو 72 گھنٹے میں گرفتار کرنے اور قانون کے کٹہرے میں لانے کا حکم دیا تھا، تو اس پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے۔ آج کوئی بھی باشعور جمہوریت پر یقین رکھنے والا، آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والا شہری کسی بھی سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر خوش نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی حمایت کی جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ لیکن یہ جواز موجودہ عدلیہ نے فراہم کیا ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں فیصلے کرتی اور وہ کسی بھی فریق کو غیر معمولی ریلیف نہیں دیتی اور غیر معمولی حد تک رعایتیں دے کر اس مقام تک نہ پہنچاتی، تو شاید آج سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوتا۔ تو ملٹری کورٹس کے قیام اور ان میں سویلین کے ٹرائل کی ذمہ دار صرف اور صرف موجودہ غیر معمولی ریلیف دینے والی عدلیہ ہے، اور وہی عدلیہ ہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ اپنے کام کو صحیح طور پر کر رہے ہوتے تو آج یہ دوسرے فورم پر مقدمات لے جانے کا جواز کا کوئی بھی حمایتی نہ ہوتا۔ چنانچہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم پہلے ہی 130ویں نمبر پر تھا، تو اب اس موجودہ سہولت کاروں کی وجہ سے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم دنیا بھر میں بدنام ہو کر رہ گیا ہے، اور آج پاکستان میں فوجی عدالتوں کا نام لیا جا رہا ہے جہاں سویلین کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ اس نہج تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے، اور کون ہے جو اس مقام تک حالات اور واقعات کو لے کر آیا ہے۔ آپ بھی سوچیے گا، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔